स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कल की क्लास आपको आई होप अच्छी लगी होगी, क्योंकि व्यूज़ के बेस पे लाइक और कमेंट्स देख के हमें ऐसा लग रहा है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस लिंक में जाके। जिसने भी कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आप लोगों को हमने C++ एंड जावा के बीच डिफरेंस और कंपैरिजन बता दिया था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बता दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल जावा प्रोग्राम बता दिया था। आज बताएंगे जावा टोकन्स और जावा वर्चुअल मशीन विथ कमांड लाइन आर्गूमेंट्स भी आपका आज क्लियर कर देंगे। तो ये आपका जावा टोकन देखिए। जावा टोकन क्या होता है? किसी भी चाहे कोई जावा टोकन हो या सी टोकन हो या C++ टोकन हो, ये क्या होते हैं? छोटी यूनिट होती हैं, इकाइयाँ होती हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को अपने बनाते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं क्या, टोकन्स, है ना। किसी भी जावा प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट जावा टोकन कहलाता है। एक प्रोग्राम टोकन से मिलकर बना होता है। यदि उस प्रोग्राम में किसी इंडिविजुअल यूनिट को निकाला जाए तो वह टोकन कहलाता है। टोकन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल जिसको बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर और सेपरेटर, जिन्हें हम किलोज भी, मतलब इसको याद करने की ट्रिक है किलोज, है ना। तो किलोज में से भी समझ सकते हैं। कीवर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है, ये वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिनके लिए इनको डिफाइन किया जाता है। जावा लैंग्वेज में कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। किसी भी कीवर्ड को किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में यूज नहीं किया जा सकता। जावा के नए वर्जन में 52 कीवर्ड को डिफाइन किया गया है। देखिए, कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्री डिफाइन वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम जावा में एज इट इज़ कर लेते हैं। उन वर्ड्स का कुछ मीनिंग होता है, ठीक है ना, स्मॉल लेटर में होते हैं। तो जावा में टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? 52 कीवर्ड्स हैं। मतलब जैसे देखिए, जैसे क्या इंट है, INT, इंट डाटा टाइप है, आप जानते हो, बट एक कीवर्ड भी हुआ ना। इंट का एक मतलब है कि ये आपकी इंटीजर वैल्यू लेता है, ठीक है ना। और इंट का यूज आप एज ए वेरिएबल आप नहीं कर सकते हो। इंट आपको डाटा टाइप है, आप समझ रहे हो, लेकिन एज ए वेरिएबल आप उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मीनिंग पहले से ही फिक्स है। तो इसी तरीके से कई सारे ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग पहले से फिक्स होती है, जिनका सिर्फ हम यूज़ करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स कहलाते हैं। आइडेंटिफायर कहलाते हैं किसी भी क्लास का नाम, फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम। जावा में आइडेंटिफायर्स को लेते समय कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आइडेंटिफायर्स में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, किसी कीवर्ड का यूज नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफायर्स का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे वेरिएबल नेम भी क्या है आपका? आइडेंटिफायर है। क्लास नेम भी क्या है? ये हम अपने मन से दे सकते हैं। स्मॉल लेटर भी कर सकते हैं और कैपिटल लेटर भी कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है रूल्स कि आप स्मॉल लेटर में दोगे आइडेंटिफायर है। लेकिन हाँ, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपका स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का मीनिंग अलग होगा। जैसे अगर आप देते हो आइडेंटिफायर में स्टूडेंट, ठीक है ना, क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आइडेंटिफायर हुआ। बट अगर आप उसी को स्मॉल लेटर में स्टूडेंट करोगे तो उसका अलग मीनिंग होगा, और कैपिटल लेटर में स्टूडेंट लिखोगे तो उसका अलग मीनिंग होगा। ठीक, तो इस तरीके से अब आइडेंटिफायर करते समय नाम के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, किसी कीवर्ड का नाम यूज नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। लिटरल कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब नंबर से या कुछ भी कह सकते हो, जो पहले से फिक्स होते हैं, ठीक, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्हें फॉलोइंग टाइप से डिफाइन करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट, पूर्णतः या संख्याएं इंटीजर कहलाते हैं जिन संख्याओं में दशमलव नहीं होता है ना। इनमें माइनस चिन्ह हो सकते हैं। इस संख्याओं के बीच कॉमा का यूज नहीं होता है। जैसे जैसे देखिए, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है आपका? कांस्टेंट जैसे मान लो कि पाई की वैल्यू क्या होती है? आपको भी पता है, पाई इक्वल टू 3.14, है ना, यही होती है आई थिंक 22/7। तो ये एक आपकी फिक्स वैल्यू है, मतलब आप कभी भी इस्तेमाल करोगे पाई का तो उसका फिक्स वैल्यू होता है। तो कांस्टेंट क्यों? स्थिरांक, मतलब फिक्स वैल्यूज, ठीक है ना। ये 3 तरह के होते हैं। डेसिमल, जिसमें 0 से 9 तक की संख्या होती है। ऑक्टल 0 से 7। हेक्साडेसिमल में 0 to 16 होता है, जिसमें 10 to 16 क्या होते हैं? आपको ABCD फॉर्म में होते हैं, ठीक। फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में क्या होता है? मतलब इसमें दशमलव भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। बूलियन कांस्टेंट, ये पढ़ लीजिएगा आप सारी चीज़ें, ठीक है, आप समझ जाओगे वैसे भी पढ़ के।
और इसके बाद ऑपरेटर्स होते हैं। जावा में 6 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर आपका अलग से टॉपिक भी है, तो वहाँ पे आपका कंप्लीट ऑपरेटर कवर कर लिया जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ देख लीजिए कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक, कंडीशनल, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। तो आप बस ऑपरेटर अभी पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको ये डिटेल में भी मिलने वाला है ऑपरेटर। फिर सेपरेटर हो गया, जैसे कॉमा हो गया, जैसे मतलब जो दो चीज़ों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, जो दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को अलग अलग कर दे, है ना। तो ये हुआ आपके टोकन्स हुए। टोकन्स आप लिख दीजिए। छोटा सा प्रोग्राम, आप जब टोकन लिखेंगे तो लास्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम आप दे दीजिएगा, इंट एडीओ, ये जो आपका छोटा सा प्रोग्राम, ये आप टाइप भी करिएगा। आपको फर्स्ट क्लास में हमने बताया है कि आप कौन से एप्लीकेशन का यूज करते हुए घर बैठे ही आप टाइप कर सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप घर बैठे ही प्रोग्राम बनाइए। प्ले स्टोर में जाइए, जावा लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सेकंड या थर्ड नंबर पे मिलता है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप जाकर के प्रोग्राम बना सकते हैं और रन भी कर सकते हैं घर बैठे हुए। भी जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। तो ये आपका, आप पहले एक चीज़ सुनिएगा, जावा वर्चुअल मशीन में एक ये दूसरे ये वेबसाइट से हमने आपको डाउनलोड किया है, मतलब स्क्रीनशॉट लिया है। देन उसके बाद ये जावा वर्चुअल मशीन हमने दूसरे वेबसाइट से यहाँ से लिया है ये। तो यहाँ से आपको ये भी जावा वर्चुअल मशीन है, वो भी आपको जो सही लगे आप कर लीजिए। पहले डायग्राम देखिए, जावा के कोड हमने बनाया। जावा सी एक कंपाइलर है जो जावा के कोड को किस में बदल दिया, बाइट कोड में बदल दिया, ठीक। अब बाइट कोड में बदलने के बाद जावा वर्चुअल मशीन उसे क्या करती है, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करती है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड को हमको बदलना किस में होता है, मशीन कोड में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारा मशीन कोड ही समझती है, ठीक है ना। सोर्स कोड हमारा नहीं समझती, दैट मीन्स हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको कंप्यूटर नहीं समझेगा, वो मशीन। तो जावा कोड जब हमने बनाया, उसको जावा सी जो कंपाइलर है वो किस में बदल देता है, बाइट कोड में। डायरेक्ट कंपाइलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। देन उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, उसको मशीन में बदलती है। क्यों? ताकि आपका आउटपुट और प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो सके। देन उसके बाद जो आउटपुट मिलता है, तो उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन उसे फिर से आउटपुट को किस में बदल देता है, बाइट कोड में। और बाइट कोड जब रहता है तो जावा सी जो कंपाइलर होता है उसको सोर्स कोड, मतलब हमारी लैंग्वेज में हमको हमारा आउटपुट दिखा देता है। तो ये देखिएगा, इसका ये आप देख पढ़िएगा। जावा वर्चुअल मशीन का एक वर्चुअल मशीन है जो रन टाइम इन्वायरमेंट अवेलेबल कराता है। यह बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अंत में नेटिव मशीन कोड को जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर देता है। जावा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। फिर JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसका पूरा नाम है। यह जब भी आपको जावा के प्रोग्राम कंप्यूटर में रन कराने हैं, कंप्लीट कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए JRE का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। JRE जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स का एक समूह होता है। यह फाइल्स को भी कंटेन किया रहता है, जिससे रन टाइम में JVM प्रयोग करता है, या JVM को भी कंटेन किए रहता है। मतलब ये जो JRE, इसी के अंतर्गत आपका JVM भी मिलता है। अगर किसी जावा प्रोग्राम को सिस्टम में रन करवाना चाहते हैं तो JRE को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये हो गया। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है आपका। तो यहाँ पे जो आपको जावा वर्चुअल मशीन अब आप समझ चुके हो, तो आपको चाहे जो ये वाला सरल लगे तो ये वाला लिख लीजिएगा, या ऊपर वाला सरल लगे तो आप ऊपर वाला लिख लीजिएगा। जैसा भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है देख लीजिएगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट पर द्वारा हमारे दिए गए इनपुट के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करें। दैट मीन्स क्या होता है, अभी तक हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम अपना हम बनाते हैं तो या तो हम कोई भी आर्ग्यूमेंट अपना रन टाइम डिज़ाइन टाइम में ही डाल देते हैं, मतलब इंट एज इक्वल टू 100, ठीक। ये हो गया डिज़ाइन टाइम। अदरवाइज हम क्या करते हैं, रन टाइम में इनपुट लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या इंटेक किया, एक ही वैल्यू हम कहाँ ले रहे हैं, इनपुट रन टाइम में ले रहे हैं। जब रन टाइम में इनपुट लिए, उसके बेस पे क्या मिला, आउटपुट मिला। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं या रन करने लगते हैं, उसी के दौरान हम प्रोग्राम जो हमारी फाइल होती है, फाइल के जस्ट आगे हम आर्ग्यूमेंट दे दें और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, रन हो जाए। तो वही कहलाता है आपका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स जब भी हम जावा के प्रोग्राम बनाते हैं तो कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन आती है कि हम जो भी अपना इनपुट देना होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट पर जब अपने जावा के प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसी दौरान हमें
देना पड़ता है, उस इनपुट के बेस पे हमें आउटपुट चाहिए होता है। तब उस टाइम हम क्या करते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वे वैल्यूज होते हैं जो किसी प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करते समय पैरामीटर्स के रूप में प्रोग्राम में दिए जाते हैं। ये आपका जैसे देखिए एक प्रोग्राम हुआ क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS सिस्टम डॉट आउट डॉट ARGS आर्गूमेंट 0। अब यहाँ पे हमने 0 1 क्या दिया, इसका इंडेक्स दे दिया, मतलब 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना। मतलब कितने आर्गूमेंट टोटल हो गए, 2 है। अगर 2 तक जाता तो टोटल कितने आर्गूमेंट होते, 3 होते। ठीक, तो ये हमने इंडेक्स पास किया। अब इसका हमने कंपाइल कैसे यहाँ पे हुआ, अब कंपाइल देखिए, जब कंपाइल गए पहले जावा सी ए डॉट जावा किया, कंपाइल किया, सक्सेसफुल हो गया। जब एग्जीक्यूट करने लगे तो जावा ए, क्योंकि क्लास का नाम क्या है ए, क्लास के नाम से ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, तो जावा ए दिया और देखिए उसके ए के जस्ट आगे हमने 10 और 20 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, तो हमको आउटपुट में 10 और 20 मिल गया। ठीक, मतलब ना हमने रन टाइम इनपुट लिया ना हमने कंपाइल टाइम इनपुट लिया, बस जस्ट लाइक हमने इंडेक्स पास कर दिया और जब हमने रन कराया तो हमने उसके आगे आर्ग्यूमेंट दे दिया, तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो फॉर लूप लगा है तो यहाँ पे ARGS डॉट लेंथ दे दिया हमने, मतलब हम जितनी लेंथ लेना चाहें, 0 से स्टार्ट होगा और हम 5 लेना चाहें तो 5, 6 लेना चाहें तो 6। ठीक, तो यहाँ पे सिस्टम आर्गूमेंट में आई पास किया क्योंकि आई में हमारी लेंथ स्टोर हो रही है, इंडेक्स स्टोर हो रहा है 10 20 30। क्यों, क्योंकि हमने 30 ही वैल्यू दी है पहले जावा। अब इसमें क्लास का नाम क्या है, CMD है। ठीक है ना, ये देखिएगा, तो यहाँ पे हमने पहले रन कराया जावा सी CMD डॉट जावा, फिर जब हमने कंपाइल कराया, फिर जब हमने रन कराया जावा CMD, देन उसके बाद हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास। अगर आप चौथा करते ना तो 4 वैल्यूज दिखती। यहाँ पे आपको 0 1 क्योंकि आपने कंपाइल टाइम में इंडेक्स नहीं दिया, सिर्फ आपने उसकी लेंथ दे दी है इंडेक्स की। हम रन टाइम में जितनी चाहे उतना लेंथ इंडेक्स ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 10 20 30 हमने 3 वैल्यू दी, इसलिए 3 वैल्यू आपका ले लिया। तो ये आपकी आज की क्लास हुई। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। देखिए कोई मेहनत से बनाता है तो उसको भी एक लाइक चाहिए होता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।